कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाए गए हैं, जिनमें से एक खून से लथपथ होकर दूसरे के सामने घुटनों के बल बैठा है। वह तलवार को जमीन पर घसीटता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है, यह कितना मज़ेदार है। अगर तुमने अपने उस चमकदार महल में अपनी सुरक्षा का सोचा होता, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति घुटने टेक कर बैठा है, उसका नाम हेडन रीच है और उसे फॉलन स्टार कहा जाता है। तलवार वाला व्यक्ति जूलियन है। जैसे ही हेडन उससे सवाल पूछता है, जूलियन, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जूलियन कहता है, जब मैं तुम्हें एक हीरो के रूप में मदद कर रहा था, तो तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। हेडन बोलता है, क्या तुम सच में मुझे, अपने मास्टर को, इतनी बेरहमी से मार सकते हो? जूलियन यह सुनकर वह मुस्कुराया, अपनी तलवार ऊपर उठाई और हंसते हुए कहा, यह बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। यह कहने के बाद हेडन का सिर क्लीनली काट देता है। जैसे ही सब ब्लैक हो जाता है कि हेडन का सिर कटते ही हम अचानक एक चीखने की आवाज़ सुनते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी सिर पर हाथ रखकर चिल्ला रहा है। फिर वह कंप्यूटर पकड़कर कहता है, यह नहीं हो सकता है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि हेडन बिना किसी कारण मर गया, क्योंकि यह संभव नहीं है। और यह लड़का ही हमारा कहानी का मेन कैरेक्टर है। अब तक हमने जो देखा वह एक गेम है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर खेल रहा था। आखिरकार हमें हिडन रीच के बारे में कुछ पता चलता है। वह उत्तरी फ्रंट लाइन का हीरो था जिसने सबसे डेस्परेट सिचुएशन में भी सबका नेतृत्व किया। वह राक्षसों का शिकार करने में असाधारण प्रतिभाशाली है और अपनी वीरता के कारण एक जीवित किंवदंती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वो इस गेम का प्रोटैगनिस्ट है, जिसे मैं बेहद पसंद करता हूँ। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नायक उस खलनायक के हाथों मारा जाए जिसने अपने ही गुरु जूलियन को धोखा दिया? इसके अलावा वह कहता है कि फ्रेल नामक कंपनी ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया क्योंकि उन्होंने एक सीक्वल बनाने का वादा किया था। फिर भी उन्होंने उसके प्रिय किरदार को निर्ममता से खत्म कर दिया। उसने इस खेल में न केवल अपना बहुमूल्य समय बल्कि धन भी लगाया था। आखिरकार हमें पता चलता है कि उसका नाम ली सिहू है। वह रैंक 1 खिलाड़ी है और उसने इस खेल में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं बहुत चौंक गया हूँ। एक क्रूर विलेन असल में काफी आकर्षक होता है। ली सिहू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह छोटी आंखों वाला किरदार हीरो क्यों है। हमें अभी बताया जाता है कि एयो जुलियान है, ही इस गेम का प्रोतागोनिस्ट है। इसके बाद ली सिहा हो अपनी प्रीडर रद्द कर रहा हूँ। उसे क्लिक करने से पहले एक सेकंड के लिए हेजिटेट करता है, वास्तव में अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता है। वह जाकर बोलता है, हमने एक साथ कुछ मजेदार समय बिताया, लेकिन चलो अब हम कभी एक दूसरे से ना मिलें। और वो जिस गेम खेलता है उसका नाम है किल द डीमन किंग। वह याकार सोता है और कुछ गालियां देकर बोलता है, यह बेकार है। पर ऐसी ग्राफिक्स और इतना विशाल संसार किसी और गेम में नहीं है। इसने उसकी डिप्रेशन में हेल्प की क्योंकि वह अपनी पहली जॉब शुरू करने के बाद रियलिटी से काफी जेडेड था। वह बिस्तर पर उठकर सही करता है और कहता है कि यह उसके लिए भागने का एक वे था। और फिर वह अपने प्लांट को उठाता है और कहता है कि उसके पास यही बचा है और जब वह अपसेट होगा तो उसकी देखभाल करने पर उसे मच बेटर फील होगा। और उसे समझ में आता है कि बूढ़े लोग ऑर्किड्स उगाना क्यों पसंद करते हैं। और वह ऐसे ही वह उसे पानी दे रहा होता है, उसे एक नोटिफिकेशन सुनाई देता है और सोचने लगता है कि वह क्या है। और यह गेम डेवलपमेंट कंपनी फ्रूल का मैसेज है। वे डबल चेक करते हैं कि क्या वह वही है जिसने पिछले 5 साल से उनका गेम खेला है। आगे वह सोचता है कि क्या यह किसी तरह का ऑटोमेटिक रिप्लाई है, इसलिए वह रिप्लाई करता है और वे पूछते हैं कि क्या वह स्टोरी के अनफोल्ड होने के तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है और क्या इसलिए उसने अपना प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिया। इससे वह ऑफ गार्ड हो जाता है और वह कहता है कि इससे ऐसा लगता है कि वे उसे रिफंड नहीं देना चाहते। और फिर उसे एक और नोटिफिकेशन मिलती है और वह सोचता है कि वह क्या है और वह उसे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है। वह बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे ही उसकी स्क्रीन पर
एक ब्राइट लाइट दिखाई देती है, उसके ग्लासेस उसके चेहरे से खींच जाते हैं और वह अपने मॉनिटर की अंदर खींचना शुरू हो जाता है। वह कहता है कि उसे इसे अभी कट ऑफ करने की ज़रूरत है। वह पावर बटन के लिए पहुंचता है और उसे दबाए रखता है, लेकिन कुछ नहीं होता और वह तब तक अपने मॉनिटर में खींचता रहता है जब तक कि वह अपने आप कट ऑफ नहीं हो जाता। वह सोचता है कि क्या हो रहा है और क्या वह गिर रहा है, लेकिन प्रश्न यह है कि वह कहाँ गिर रहा है। जैसे ही वह चारों ओर देखता है, सब अंधकारमय है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे अपने सामने एक बंजर भूमि दिखाई देती है और वह सीधे उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। वह उठने के लिए संघर्ष करता है और पूछता है कि वह ठीक ठाक कहाँ है, लेकिन वह इसे तुरंत पहचान लेता है क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ और जूलियन ने आखिरी बार युद्ध की थी। वे यार, यह तो एक स्कॉर्पियन डेमोन है जो किल द डेमोन किंग गेम की शुरुआत में अपीयर होता है। वह वृश्चिक उसकी ओर दौड़ना शुरू कर देता है और अपने एक पंजे से उस पर हमला करता है। वह पहचानता है जो गेम के अद्भुत स्वाभाविकता हैं। उसके सामने अचानक स्टेटस विंडो अपीयर हुआ। इसे देखकर वह आश्चर्यचकित है और दौड़ते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि वह फिलहाल इतना ही कर सकता है। लेकिन वृश्चिक उसे कोई स्थान नहीं देता क्योंकि वह लगातार उसका पीछा कर रहा है। उसे एहसास होता है कि कितनी आसानी से यह जमीन को नष्ट कर रहा है। यदि उसे मारा गया तो वह मर जाएगा। जैसे जैसे वह करीब आता जाता है, वह चिल्लाता है और अपना हाथ ऊपर उठाता है, चिंतित कि वह मरने वाला है। लेकिन जब वह उस पर हमला करता है तो खून भी नहीं निकलता और वह सोचता है कि उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा है। वृश्चिक अगली चाल के लिए आता है और वह उसके नीचे झुकता है और अपने दांत पीसता है, यह महसूस करते हुए कि इस मामले में उसे लड़ाई करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए वह उसे एक ऊपरी प्रहार मारता है। वृश्चिक थोड़ा लड़खड़ाना शुरू कर देता है और उसे एहसास होता है कि उसका हमला सफल रहा। वह बहुत उलझन में है कि क्या हो रहा है क्योंकि उसका शरीर पहले कभी ऐसा नहीं रहा। फिर उसे एहसास होता है कि क्या हो रहा है क्योंकि एक संदेश था जिसे हम पहले नहीं देख पाए थे। ये देखकर उसको अभी याद आया कि उसके सामने एक स्टेटस विंडो अपीयर हुई थी। वो नोटिफिकेशन जिस पर लिखा है, मिस्टर ली सिहू क्यों न आप अपनी कहानी खुद बदल लें। क्या वह उस चरित्र की संपत्ति है? वह आश्चर्यचकित होकर दौड़ने लगा। उसके पीछे बिच्छू अभी भी उसका पीछा कर रहा था। वह अभी भी सही से समझ नहीं पा रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। यह सोचकर उसने अपनी तलवार पर हाथ रखा और आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सौभाग्य से वह चरित्र मेरे नियंत्रण में था। क्या हेडन रीच वह पात्र है जिस पर मैंने हजारों घंटे बिताए हैं? यह बोलकर उसने बिच्छू पर हमला करने की तैयारी की और एक स्लैश में उसे खत्म कर दिया। यह देखकर वह हैरान होकर बोला, जैसे कि मैंने हेडन रीच से उम्मीद की थी। शायद मैं कहानी बदल सकूं और हेडन रीच को जूलियन द्वारा मारे जाने से बचा सकूं। उसने अपना स्टेटस विंडो ओपन होता है, फिर देखा कि वहां हेडन की कोई स्किल नहीं है। यह देखकर वह फिर से आश्चर्यचकित हो गया और अपना हुडी सिर से हटाया और अपनी तलवार की तरफ देखा। हम उसका पूरा शरीर देख सकते हैं। इसके बाद उसके सामने कुछ नोटिफिकेशंस आए। सिल्वर हेयर, स्लिट आइड, पोकर फेस, वर्ड्समैनशिप, डेमन किंग, वेसल्स, माना कंट्रोल, भी बहाते सारी। आखिरी में हमें जूलियन का स्टेटस विंडो दिखाई देते हैं। यह देखकर वह अंदर से जोर से चिल्लाया और बाहर से कहा, सामान्य तरीके से बात करो। फिर वह एक शानदार स्टेप पर जंप करता है क्योंकि हम मिरर में जूलियन को देखते हैं। मैं उसे जूलियन कहूंगा क्योंकि अब वह वही बन चुका है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसने अपने शरीर पर पोजीशन कर लिया है। वह अपनी आंखों को जितना संभव हो सके उतना खोलने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि स्लिट आंखें सिर्फ नैरो थीं और कोई रेसिस्टेंस नहीं था। वह कहता है कि यह उससे ज्यादा नहीं जा सकता। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे उसकी तरह जीना होगा। ऐसा करते हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। उसने रियलिटी में लौटने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ भी किया वह व्यर्थ था। वह नाइटमेयर से बाहर नहीं निकल सका। वह साई लेता है क्योंकि वह थका हुआ है। फिर वह बताता है कि उसके कैरेक्टर ट्रेट्स में एक यह है कि वह सभी भाषाओं में सम्मान के साथ बात करता है। इसलिए भले ही वह अंदर कुछ और सोच रहा हो, वह बाहर बहुत फॉर्मल होकर बात करता है।
वह मुस्कुराता है और कहता है कि यह इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि वह अच्छा दिखता है। वह समझता है कि अब वह जूलियन बन चुका है। इसकी बात वह बोलता है, शुरू से ही वह इतना लोकप्रिय क्यों था? फिर किसी के पैरों के कांपने पर जंप करता है। वह लड़का बेहद नर्वस दिखता है और कहता है कि वह जाना नहीं चाहता। वह जूलियन से मिलने से बचना चाहता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपनी ही कब्र में जा रहा है। फिर वह दरवाजा खोलता है और जूलियन को पुकारता है। हमें पता चलता है कि उसका नाम सर हॉरेन है। जूलियन उसे पहचानता है और बताता है कि वह उसका सीधा खून का रिश्ता है। वह पूछता है कि क्या उसका शरीर ठीक है। जूलियन कहता है हाँ, और यह उसी के कारण है कि वह ठीक है। हॉरेन कहता है कि यह राहत की बात है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह बेहोश हो गया था। वह यह भी कहता है कि उसे नहीं पता कि वह वास्तव में बहुत परेशान था या नहीं। फिर वह वहाँ बैठ जाता है और अजीब तरीके से हंसता है। जूलियन कहता है कि उसने सोचा था कि वह कोई रैंडम आदमी होगा। फिर हॉरेन कहता है कि जूलियन कितना रिलैक्स्ड है, यहाँ तक कि जब वह खुद मिलने आया है। वह सच में संभालने में आसान व्यक्ति नहीं है। हॉरेन सोचता है कि क्या उसे टेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए वह जूलियन को बताने का फैसला करता है कि उसने एक रूमर सुना है। जूलियन पूछता है कि वह क्या था। हॉरेन बताता है कि एक रूमर है कि जूलियन ने अपनी मेमोरी खो दी है। यह जूलियन के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। वह सोचता है, लेकिन कहता है यह कुछ हद तक समझ आता है। जब सबने उसे देखा, वे धीमे धीमे बातें कर रहे थे, जो काफी संदेहास्पद लग रहा था। हॉरेन सोचता है कि क्या वह इसके कारण टेकन अके है। तभी जूलियन उसका नाम पुकारता है और उसकी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। वे पूछता है कि क्या हॉरेन भी उस अफवाह पर भरोसा करता है। जूलियन का चेहरा ऐसा था जैसे वह एक खतरनाक विलेन हो। हॉरेन घबराहट में बोलता है, वह मुस्कान और वे आंखें, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वह क्या करने जा रहा है। जूलियन पहले ही जानता है कि मैं यहाँ हूँ, नोबेल संघ के आदेश पर। वह बोलता है कोई तरीका नहीं है कि मैं ऐसा करूँ यार, उसे बिल्कुल भी वापस नहीं लिया गया। इसका कोई उपाय नहीं है। नौकरानियों के बीच फैल रही अफवाहों को ज्यादा गंभीरता से न लें। आखिर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, यह तो है। हालांकि मुझे पता है कि आप घायल हैं, लेकिन बुजुर्ग संघ ने एक संदेश भेजा था जिसे मैं देने आया हूँ। ओआर भी बलता है, इल्डार संगठन जिसे बुजुर्ग लोग संदर्भित कर रहे हैं, जिन्हें नोबेल्स ने बनाया था, वे हमेशा रक्त रेखा को महत्वपूर्ण मानते रहे हैं। मुख्य काली रेखा चुप नहीं बैठेगी अगर एक पार्श्व परिवार का सदस्य सत्ता हथियाने की कोशिश करे। जूलियन एक पार्श्व परिवार का सदस्य है, लेकिन वह खुद को शाही परिवार का कुत्ता मानता है। अपनी असाधारण तलवारबाजी और जादुई क्षमता के कारण उसे इस संगठन के लिए एक कांटा माना जाता है, इस हद तक कि उन्होंने तुरंत उसे खत्म करने की योजना बना डाली। उनसे एक मैसेज, होरेन सोचता है, मुझे सावधान रहना चाहिए, जूलियन ने कहा। तो मैसेज क्या है? होरेन ने कहा, यह एक प्रशिक्षक के रूप में शर्ट आई एंट्रेंस में भाग लेना है। शर्ट आई वे पैलेस से मिशन को अंजाम देते हैं और आमतौर पर शाही रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे एक विशेष शाही संगठन है जहां लोग अविश्वसनीय मार्शल बल इकट्ठा होते हैं। जूलियन भी शर्ट आई का सदस्य है। जो लोग मुझ पर प्रतिकूल नजर रखते हैं, वे मुझे चुनते हैं। यह संदिग्ध है, क्या मुझे उनके अनुरोध पर भी ध्यान देना चाहिए? ओरेन को शुरुआत से ही यह अनुरोध अजीब लगता है। वह एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि जूलियन आमतौर पर एल्डर्स एसोसिएशन की चालों को तुरंत समझ लेता है और उनमें फंसने से बचता है। अब उसे सोचने की जरूरत है कि जूलियन को इस बार कैसे राजी किया जाए। हालांकि जूलियन उसकी बात शांत भाव से सुनता है और केवल ठीक है कहकर सहमति दे देता है। जूलियन का यह उत्तर होरेन को इतना हैरान कर देता है कि उसे लगने लगता है मानो वह अपनी पहचान ही खो बैठा हो। होरेन जूलियन की चोटों का उल्लेख करता है, यह दिखाने की कोशिश करते हुए कि वह स्थिति को लेकर गंभीर है, लेकिन जूलियन जवाब में अपनी पट्टी उतार देता है और कहता है कि वह पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह देखकर होरेन असमंजस में पड़ जाता है और थोड़ा डर जाता है। वह कहता है कि जूलियन इतनी गंभीरता के साथ यह बात कह रहा है जैसे वह सीधे टकराव की तैयारी कर रहा
रहा हो। निश्चित रूप से यह जूलियन के आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प का परिचय था। जैसे ही वह डरते डरते मुड़ता है, जूलियन उसे रुकने का इशारा करता है। वह अपना हाथ बढ़ाता है जिसमें एक छोटा पौधा होता है। जूलियन कहता है कि वह केवल इसे देना चाहता था क्योंकि यह मन की शांति प्रदान कर सकता है। इस साधारण उपहार के पीछे छिपे उद्देश्य को समझ पाना होरेन के लिए मुश्किल हो जाता है। होरेन हार मानकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसका शरीर डर के मारे थरथराने लगता है। उसके पैर इतने कमजोर महसूस होते हैं कि वह घुटनों के बल गिर जाता है। वह हांफते हुए सोचता है कि उसने जूलियन के प्रसिद्ध उपनाम स्माइलिंग एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से भूल गया था। अब उसे समझ आता है कि जूलियन को यह नाम क्यों दिया गया था। जूलियन कमरे में वापस आता है और कहता है कि उसने एक मुद्दे को हल कर लिया है। उसका कमरा ऑर्किड के पौधों से भरा है जिनसे वह छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा, हालांकि वह यह स्पष्ट नहीं करता कि वह कौन है। जूलियन तलवार को पकड़ते हुए कहता है कि बिना हथियार के बाहर जाना मूर्खता होगी। वह अपने कपड़े बदलने के लिए क्लोजेट खोलता है। जूलियन के कपड़ों की स्टाइल देखकर वह अवाक रह जाता है। वह कहता है कि यह स्टाइल उसे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे मजबूर होकर जूलियन की तरह ही व्यवहार करना होगा ताकि कोई उसे पहचान न सके। जूलियन दरवाजा खोलता है और होरेन को बताता है कि वह अब तैयार है और इंटरव्यू के लिए जाने का इंतजार कर रहा है। वे जंगल में चल रही एक कैरेज में सवार होते हैं। होरेन बताता है कि शट आइज एनरोलमेंट टेस्ट वाइल्ड एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। जूलियन इसे सुनकर कहता है कि वाइल्ड एकेडमी गेम में एक महत्वपूर्ण लोकेशन नहीं थी, लेकिन वह सोचता है कि यह जगह कैसी होगी। होरेन चौंकता है यह सोचकर कि जूलियन उस जगह से परिचित है। जूलियन कहता है कि वह वाइल्ड एकेडमी को पूरी तरह भूल चुका था। वह मानता है कि यह समय के साथ बदल गया होगा। होरेन जवाब में कहता है कि वह उम्मीद करता है कि वहाँ ऐसा कोई न हो जो जूलियन को पहले से जानता हो। कैरेज ड्राइवर उन्हें बताता है कि वे वाइल्ड एकेडमी पहुंच चुके हैं। जूलियन कहता है कि यह जगह बहुत बड़ी है। होरेन इसे देखकर थोड़ा नर्वस है, लेकिन जूलियन भी अंदर से असहज महसूस कर रहा है। जूलियन सोचता है कि गेम के ग्राफिक्स वास्तविकता को पार नहीं कर सकते, भले ही कितने भी सटीक क्यों न हो। होरेन सोचता है कि जूलियन के व्यवहार में डरावना पहलू है। जूलियन कहता है कि वह महसूस करता है कि वह उसे डरा रहा है। फिर वह उसे बुलाता है और कहता है कि अगर वह चाहे तो जा सकता है। जूलियन होरेन को यहाँ तक ले जाने के लिए आभारी है। होरेन टेस्ट देखना चाहता है, लेकिन जूलियन कहता है कि उसने सोचा था कि होरेन जल्दी जाना चाहता था। होरेन को एक अजीब सी ऊर्जा दिखाई देती है। वह सोचता है कि यह माना या नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव हो सकता है। जूलियन अपनी स्टेटस विंडो खोलता है। उसमें लिखा है कि वह नकारात्मक इमोशंस के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वह कहता है कि यह डर का प्रभाव है, और अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो जूलियन गेम में भी दूसरों के इमोशंस को पकड़ने में हमेशा बहुत अच्छा था, और वह खासकर लोगों के डर का इस्तेमाल करने में अच्छा था। वह बिना वास्तव में फाइट किए डर का इस्तेमाल करके एक फाइट जीत लेता था, और उसने गुस्से का भी इस्तेमाल किया ताकि अपोनेंट तर्क की भावना खो दे और एक में अधिक गलतियां करें। और वह मानता है कि यह सब स्ट्रेट के कारण संभव है और होरिन के डरने के बावजूद न जाने का कारण, बल्कि उसके साथ यहाँ होने का मतलब यह होना चाहिए कि एल्डर एसोसिएशन ने उसे उस पर नजर रखने का आदेश दिया था। और वह सोचने लगता है कि वे वास्तव में क्या स्कीम कर रहे हैं, क्योंकि वह समझता है कि वे उसे अपने रास्ते का कांटा मानते हैं, लेकिन वह इसे थोड़ा समझता है क्योंकि जूलियन वास्तव में इनफेमस है और उसे यकीन है कि वे अब उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अब तो यह अफवाहें भी फैल रही हैं कि उसने अपनी याददाश्त खो दी है और एसोसिएशन के लिए उसके बारे में कुछ करने का यह सबसे अच्छा समय होगा। बेशक वह ऐसा नहीं होने दे सकता और उसे जीवित रहने और वास्तविक जीवन में लौटने की जरूरत है। कोई उससे टकरा जाता है और तुरंत माफी मांगने लगता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे जूलियन मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, और क्योंकि उसका चेहरा एक विलेन जैसा है, इसलिए वह आदमी पैनिक में चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है। जूलियन को एहसास होता है कि यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाकी सभी सोचते हैं कि रॉयल फैमिली का क्रेजी डॉग यहाँ क्यों है, और वे सोचते हैं कि वह गया काम से क्योंकि वह किसी और से नहीं बल्कि जूलियन
जूलियन से टकरा गया है। ओरिन जूलियन को शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन जूलियन ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लेकिन वह रिलेट कर सकता है क्योंकि वह भी जूलियन से नफरत करता है क्योंकि उसने उसके पसंदीदा कैरेक्टर को मार डाला था। लेकिन यहाँ हर कोई उससे बहुत डरता भी है, जिसे वह महसूस कर सकता है। और वह यह भी बता सकता है कि इसके थोड़ा नीचे गुस्सा भी है। वह सोचता है कि जूलियन थोड़ा और अच्छा क्यों नहीं हो सका, क्योंकि यह अच्छा नहीं है अगर वह इतना कंफ्यूज है। इसलिए उसे किसी तरह स्टूडेंट्स को शांत करना होगा। फिर हम एक महिला को उसका अभिवादन करते हुए सुनते हैं और जब वह उसकी ओर देखता है तो वह थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वह सीधे उसके चेहरे पर है और वह उसे एल्लीन नाम की महिला के रूप में पहचानता है। उसका पूरा नाम एल्लीन डोनिन है और वह गेम में दिखाई देने वाले मुख्य कैरेक्टर्स में से एक है। वह वाइल्ड एकेडमी की एक इंस्ट्रक्टर है जो एड्रियन एम्पायर के मेज टावर से एफिलिएटेड है। वह एक जीनियस मेज है जो 5वें टियर पर 5 तत्वों में से मेटल एलिमेंट को हैंडल करने में सक्षम है। वह भी 24 साल की कम उम्र में और उसने एकेडमी आर्क में हेडन को बहुत सलाह दी थी। लेकिन वह सोचता है कि वह जूलियन का अभिवादन करने के लिए यहाँ क्यों है और वे एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वह अपनी गर्दन रगड़ता है और इसके साथ जाने का फैसला करता है और कहता है कि उसे माहौल को हल्का करना चाहिए। लेकिन तभी वह उससे निकलने वाले ओरा को नोटिस करता है और वह सोचने लगता है कि शायद यह डर या गुस्सा है। लेकिन इसके बजाय वह अब समझता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि नाराजगी है। लेकिन वह सोचता है कि क्यों और उसने उसके जैसे किसी को नाराज करने के लिए क्या किया, क्योंकि वह एक एडवांस्ड मेज है। वह खड़ा होकर उससे मरना नहीं चाहता, इसलिए उसे स्थिति को शांत करने का एक तरीका सोचना होगा। और वह पूछता है कि एक हाफलिंग जैसी खुद को उससे बात करने की अनुमति किसने दी। उसकी नाराजगी जारी रहती है लेकिन बेशक वह कुछ नहीं कहती और यह बहुत ऑकवर्ड हो जाता है और वह अंदर ही अंदर रोने लगता है और कहता है कि वह बिल्कुल भी यह नहीं कहना चाहता था और इससे उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और यह थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वह अपनी ब्लेड के लिए पहुंचता है और पूछता है कि क्या हाफलिंग होने का मतलब यह भी है कि उसकी सुनने की क्षमता आधी ही है। इसलिए वह विलेन की भूमिका में जाने का फैसला करता है और अपनी ब्लेड निकालता है और पूछता है कि क्या उसे कोई आइडिया है कि मरने पर एक व्यक्ति कैसी आवाज करता है। जैसे ही जूलियन आगे बढ़ने लगता है वह अंदर ही अंदर हंसने लगता है और कहता है कि उसे डरना चाहिए और अब वह उसे शांत कर सकता है। लेकिन इसके बजाय यह विपरीत प्रतिक्रिया होती है क्योंकि वह अपना माना रिलीज करना शुरू कर देती है और पूछती है कि क्या वह अपनी ब्लेड निकाल रहा है और कहती है कि भले ही वह हो, उसे स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के साथ इस तरह से एक्ट नहीं